हाय फ्रेंड्स, हैप्पी नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं लोकतंत्र के परिणाम। आखिर जो अभी हमारे भारत में डियर फ्रेंड्स जो चलने वाली व्यवस्था क्या है, प्रशासन है, वो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र को तो आप जानते हैं ना, अब्राहम लिंकन के द्वारा विशिष्ट दी गई परिभाषा कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र कहलाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे शासन व्यवस्था के क्या परिणाम निकलते हैं? क्या यह अच्छी शासन व्यवस्था है या फिर नहीं है डियर फ्रेंड्स? तो इसके बारे में अपन जानते हैं, अपन डिस्कस करेंगे कि और जो नौकरशाही शासन व्यवस्था या फिर राजतंत्र शासन व्यवस्था क्या इससे अच्छी है। तो हम आर्थिक रूप में देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा अच्छा विकास होता है, एक टॉपिक ये देखेंगे। कहाँ पे निष्पक्ष रूप से जिम्मेदार वैध शासन होता है, क्या लोकतंत्र में या फिर तानाशाही शासन में, इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं लेसन की ओर। लोकतंत्र के परिणाम। देखिए डियर फ्रेंड्स, जब हम आखिर हमें इस लेसन में पढ़ना क्या है, हम इसके बारे में परिचय पढ़ते हैं। जब हम लोकतंत्र में अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। जैसे यही कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है, अथवा लोकतंत्र से अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं लोग। क्या जो परिणाम की उम्मीद करते हैं लोग, क्या वह पूरा कर पाता है लोकतंत्र। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक जीवन में लोकतंत्र उन उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। और इस पर विचार करने के बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस स्थिति पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र कैसे परिणाम वांछित करता है और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर मसलन करेंगे। शासन का स्वरूप देखेंगे कि लोकतंत्र में ज़्यादा अच्छा होता है या फिर किसी और में। आर्थिक कल्याण देखेंगे, कहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है, लोकतंत्र में या तानाशाही शासन व्यवस्था में। समानता देखेंगे, सामाजिक अंतर देखेंगे, टकराव देखेंगे, दोनों के कहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। फिर परिणाम और रिजल्ट देंगे कि वाकई में लोकतंत्र अच्छा है या फिर कोई और शासन व्यवस्था। चलिए चलते हैं। इस तलाश में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन परिणाम में कई बार आशंकाएं और शंकाएं भी होंगी कि नहीं ये अच्छा है और ये वाला खराब है, या फिर ये अच्छा है या फिर ये अच्छा है। इस प्रकार की शंकाएं आ जाएंगी, आशंकाएं आएंगी, जो कि लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौती हैं की ओर उकसाती हैं, जिस पर हम अगले अध्याय में डिस्कस करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो देखिए फ्रेंड्स, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन कैसे करें, हम कैसे पता करें कि लोकतंत्र ज़्यादा अच्छा है। क्या डियर फ्रेंड्स, आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी? आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था डियर फ्रेंड्स कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था। अब क्यों बताया गया था लोकतंत्र को सबसे बेहतर डियर फ्रेंड्स? क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए थे, उसके आधार पर लोकतंत्र को अच्छा बताया गया था। जैसे नागरिकों में लोकतंत्र में समानता को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे डियर फ्रेंड्स, समानता कैसे? सभी को एक वोट का अधिकार है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे दलित वर्ग से आता हो वो और चाहे जनरल वर्ग से आता हो, सभी को समानता का अधिकार है। उसको एक वोट ही देने का अधिकार है, दो किसी को नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए लोकतंत्र को अच्छा बताया गया था। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिलता है इसमें। जैसे कि डियर फ्रेंड्स, जो हमारे ऊपर शासन करने वाले हैं, प्रशासन करने वाले हैं, वो हमसे ही जीत कर जाएंगे, हमारी वोट से ही जीत के जाएंगे। इसलिए वो व्यक्तियों का सम्मान ज़्यादा करेंगे, गरिमा को बढ़ाया गया है। इससे लोकतंत्र में इसलिए अच्छा बोला जाता है क्योंकि इससे फैसलों में बेहतरी आती है। मतलब कि हम देखते हैं कोई भी फैसला लिया जाता है, कोई भी कानून बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे क्या होता है, एक विपक्ष होता है और एक क्या होता है, पक्ष होता है। जब ये दोनों आते हैं डियर फ्रेंड्स, तो क्या करते हैं, यदि कोई भी फैसला लिया जाता है तो इसके पीछे यदि इसने फैसला लिया है कि ऐसा नियम बनना चाहिए, तो ये लग जाएगा इसको तोड़ने को
कि डियर फ्रेंड्स इसमें ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, इसको तोड़ दो, नहीं बनना चाहिए, है ना। तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या हो जाता है, इसकी जो गलतियाँ थी वो निकल जाती हैं और इस शुद्ध रूप में इसका निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना। तो फैसलों में बेहतरी आती है। टकराव को टालने और संभालने का तरीका देता है। एक प्रकार से इसमें टकराव तो बिल्कुल स्वाभाविक है, टकराव तो होते ही हैं। विविधता पर भी अपन देखते हैं, बहुत विविधता है हमारे देश में, कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारी विविधताएं हैं, सबके कल्चर अलग अलग, भाषाएं, साथ में पहनने ओढ़ने की संस्कृतियाँ, सब कुछ हैं, है ना। तो टकराव तो होता ही है। तो उसको कैसे टाला जाए, कैसे निपटाया जाए, सब कुछ ये हमें लोकतंत्र देता है। इस आधार पर लोकतंत्र को ज़्यादा अच्छा बताया गया था। इससे गलतियों को सुधारने की गुंजाइश हो देता है। मतलब यदि कोई गलती हो जाती है डियर फ्रेंड्स, तो लोकतंत्र में हम देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे लोकतंत्र में हम कोर्ट पर मुकदमा चला सकते हैं, ले जा सकते हैं कोर्ट तक अपनी बात को, कि नहीं जो फैसला लिया गया है वो सही नहीं लिया गया है। तो इसमें डियर फ्रेंड्स अपनी गलती को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। बल्कि राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है, राजा ने फैसला ले लिया मतलब ले लिया, जब तक आप उसको कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक वो मनमानी करता रहता था, है ना। तो डियर फ्रेंड्स ये थी। तो क्या इस आधार पर हम लोकतंत्र को क्या मानते हैं डियर फ्रेंड्स, अच्छा मानते थे, अच्छा चुना गया था तानाशाही की अपेक्षा। तो क्या ये उम्मीद है लोकतंत्र प्रशासन की व्यवस्था पूरा करता है? क्या हम ये परिणाम पर तब तो निकलेंगे जब ये सभी उम्मीदें लोकतंत्र मानेगा, पूरा करेगा, तो हम मानेंगे कि हाँ लोकतंत्र अच्छा है, या फिर कहने बस को है। आपने डियर फ्रेंड्स आसपास के लोगों के बारे में बातें पाए होंगे कि अधिकांशतः लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि हम बोले उनसे कि तानाशाही पसंद है कि लोकतंत्र, तो ज़्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं डियर फ्रेंड्स, लोकतंत्र पसंद करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में शासन के कामकाज को संतुष्ट होने की संख्या बड़ी नहीं होती है। मतलब लोग मानते हैं कि लोग पसंद तो करते हैं लोकतंत्र को, लेकिन इसकी संख्या ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। सभी लोग इसको लोकतंत्र को पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कभी कभी वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। किसके कारण संतुष्ट नहीं हो पाते हैं? इनकी जो कामकाज पे जल्दी नहीं लाना, सिद्धांत जल्दी नहीं लाना, कोई भी कानून, जैसे डियर फ्रेंड्स हम अभी चाह रहे हैं कि हमको अभी नौकरी मिल जाए, तो डियर फ्रेंड्स ये तो मुमकिन नहीं है ना, अभी तो मिल नहीं सकती। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि सैद्धांतिक रूप में ही लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है क्या व्यवहारिक रूप में इसको अच्छा नहीं है क्या? तो हम जैसे ही हमारा कामकाज नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम दुविधा में पड़ जाते हैं ना, कि यह सैद्धांतिक रूप से ही अच्छा माना जाता है और यह व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजे पर ज़्यादा गहराई से विचार करने की जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को अच्छा पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे हमारे कोई कारण है? क्या हम नैतिक रूप में ही डियर फ्रेंड्स अच्छा मान लेते हैं? क्या हमारे पास क्या कारण है कि अच्छा है कोई कारण? तो आज की दुनिया में डियर फ्रेंड्स यदि हम देखें तो 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र है। क्या है? किसी न किसी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान, इनके यहाँ पे चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं जो कि लोकतंत्र में होता है, साथ ही भी अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं कि हम जीत जाएंगे तो ऐसा करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा लोकतंत्र में होता है। तो लोकतंत्र के ये तत्व से तो अधिकांशतः देशों पर समान है। लेकिन डियर फ्रेंड्स ये तत्व तो समान है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है लोकतंत्र में। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सामाजिक स्थिति और आर्थिक उपलब्धि अपनी संस्कृतियों के मामले में एक देश दूसरे देश से काफ़ी अलग है। भले ही हमारे देश में डियर फ्रेंड्स लोकतंत्र है और दूसरे देश में भी लोकतंत्र है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सामाजिक स्थिति भी एक है या फिर आर्थिक स्थिति भी एक है। और जब ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति समान नहीं होने के कारण ये जरूरी नहीं है कि जितना विकास हमारे लोकतंत्र में होता है और उतना ही विकास दूसरे में हो, या फिर दूसरों के लोकतंत्र में देश में ज़्यादा विकास होता है तो उतना ही हमारा हो, क्योंकि और भी स्थितियाँ इस पर जिम्मेदार होती हैं। लोकतंत्र बस थोड़ी ना होता है। तो डियर फ्रेंड्स देश के एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। स्पष्ट है कि इनका सबका लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था के नतीजे पर भी असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी दिखे यह जरूरी बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन यह क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम करेंगे?
जैसे हम देखिए विकास तो डियर फ्रेंड जरूरी नहीं है कि हमारे लोकतंत्र में हो तो वहाँ भी हो, क्योंकि वहाँ की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियाँ अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है डियर फ्रेंड्स जो हम जिससे हमें ये पता चले कि जो यहाँ पे भी हो, लोकतंत्र जिस देश में है तो वहाँ एक सी चीज़ होती है। तो डियर फ्रेंड्स कई बार हम लोकतंत्र को हर मार्ग की क्या मानने लगते हैं कि दवा मानने लगते हैं कि जहाँ पे लोकतंत्र होगा तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लोकतंत्र है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स हम कमी यहीं पे हो जाती है, हम ज़्यादा उम्मीद लगा बैठते हैं, जब वो पूरी नहीं होती है तो हम उसको बुरा मानने लगते हैं, खराब मानने लगते हैं, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स कभी कभी हम हर मर्ज की दवा मानने लगते हैं, इससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। जब हमारी यह उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो लोकतंत्र की अवधारणा को दोष देने लगते हैं, है ना। सोचने लगते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी स्थितियां सब सही हो जाएंगी लोकतंत्र के चलते, लेकिन जब वो पूरा नहीं हुई तो बस बुरा तो बोलेंगे ही। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणाम के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि पहले हम माने कि लोकतंत्र एक शासन का स्वरूप है, हर मर्जी की दवा नहीं है ना, एक प्रकार की शासन व्यवस्था है और कुछ नहीं है ना। लोकतंत्र डियर फ्रेंड्स एक प्रकार से यह चीज़ों को हासिल करने की स्थिति बना सकता है, इन्वायरमेंट दे सकता है ओनली कि हाँ भैया यहाँ से यदि रोड बना दी जाएगी तो यहाँ से वाहन चलने लगेंगे, अब वो चला के नहीं देगा लोकतंत्र, है ना। तो करना तो अपने आप को है, तो लेकिन लोग ज़्यादा ही उम्मीद कर बैठते हैं, नहीं भैया हम तो बैठे रहेंगे, जो कुछ दे खाना पीना सब कुछ ला के हमें दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। यह स्थिति में चीज़ों को हासिल करने की स्थिति तो बना सकता है लोकतंत्र, और पर नागरिकों को उन स्थितियों के लाभ लेकर अपने लक्ष्यों तक हासिल करना होता है, ये नागरिकों का कर्तव्य है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों में ज़्यादातर सरोकार नहीं होता है जिनको हम मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने की कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो आइए हम उन कुछ चीज़ों के बारे में जांच करें और जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में की जाती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालते हैं कि जो उम्मीदें हम हर लोकतंत्र से की जाती है, क्या लोकतंत्र में जो उम्मीद करते हैं वो पूरी होती हैं कि नहीं होती है, क्या रिकॉर्ड रहा है इसके बारे में भी देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम लोकतंत्र से उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन की मांग सोचते हैं, उम्मीद करते हैं। क्या इस पर नज़र डालते हैं कि लोकतंत्र दे पाता है, ये उम्मीद पूरी करता है लोकतंत्र। तो देखिए डियर फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोग अपना शासक चुनने का अधिकार, शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हम शासक चुनने का अधिकार हम सबको है, और डियर फ्रेंड्स हमारा यह कर्तव्य है कि हम अच्छे कैंडिडेट को चुनकर के ऊपर भेजें, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि यहाँ पे तो इसके लिए सबकी सक्षमता जरूरी है। हम ऐसा कैंडिडेट यदि हम सक्षम हैं, हम समझदार हैं, तो हम ऐसा कैंडिडेट भेजेंगे जो हमारा सबसे जिम्मेदार इंसान हो, अच्छा इंसान हो और कुछ कर दिखाने लायक हो, ठीक है ना। तो जो उस योग्य हो, काबिल हो उस चीज़ के। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे भागीदारी में सभी को सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे सके, है ना। इस सवाल की तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ने वाला सवाल यह भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकारें कार्यकुशल होती हैं कि नहीं होती हैं, या फिर तानाशाही सरकारें कार्यकुशल होती हैं डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स अभी तो हमने बताई कि क्या हमारे ऊपर जवाब दे उम्मीद उत्तरदायी शासन होता ही है, वो तो लोकतंत्र में क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने ही चुना है और चुन के गया है, तो वो हमारे ऊपर या संसद के प्रति उत्तरदायी तो होता ही है, ठीक है ना। तो क्या कार्यकुशल होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। क्या यह प्रभावी होता है या नहीं, ये कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। कुछ लोग मानते हैं डियर फ्रेंड्स कि लोकतंत्र में
पूर्ण रूप से प्रभावी सरकारें नहीं बनाई जाती हैं, कम प्रभावी बनाई जाती हैं। मतलब प्रभावी मतलब जल्दी इसमें निर्णय नहीं लिए जाते हैं, कार्यकुशल नहीं हो पाती है। तो यह डियर फ्रेंड्स अलोकतांत्रिक सरकार में, तो यह हमें उनकी बात सही भी लगती है, कभी कभी सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या होता है डियर फ्रेंड्स। लोकतांत्रिक सरकार में तो हमने ये बोला कि इसमें कम प्रभावी है, कार्यकुशल नहीं है, जल्दी निर्णय नहीं लिए जाते हैं। लेकिन अब अलोकतांत्रिक सरकार को देख लेते हैं जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार में कोई विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है कोई भी नियम कानून बनाने में, ना ही वहाँ पे डियर फ्रेंड्स बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नज़रिए से ख्याल रखा जाता है। जबकि हमारे लोकतंत्र में देखिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी पर नज़रिए पर ध्यान रखा जाता है कि कोई भी नियम कानून बना रहे हैं तो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक सभी के लिए अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई कानून बना दिया बहुसंख्यक का के लिए कि यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है और अल्पसंख्यक बाहर में जाए, गो टू हेल, हमें क्या करना। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए ऐसा नहीं होता है हमारे लोकतंत्र में। लेकिन डियर फ्रेंड्स अलोकतांत्रिक सरकार में ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। इन सब का ध्यान नहीं रखना पड़ता उन्हें, इसलिए वो जल्दी निर्णय भी ले लेते हैं। लोकतंत्र से बातचीत और मापतौल के आधार पर काम चलता है। लोकतंत्र में हम देखते हैं बातचीत के आधार पर हम अच्छे से माप तोल के कोई भी कानून लाते हैं तो उसके बारे में बहसबाजी सब कुछ होता है और सही कानून लाया जाता है ना। इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभाव हो जाती हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स अब जब बहसबाजी पक्ष विपक्ष सब कुछ बोलेगा, एक निश्चित सोचा समझा हुआ फैसला आएगा, तो इसको एक इंसान को तो लेना नहीं है कि तुरंत ले दे। तो डियर फ्रेंड्स इसलिए इसमें टाइम भी लग जाता है, इसलिए इसको कम प्रभावशाली माना जाता है लोकतांत्रिक सरकार को। जबकि अलोकतांत्रिक सरकार में तुरंत निर्णय लिया जाता है, कुछ नहीं सोचा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स कम प्रभावशाली तो होता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसमें डियर फ्रेंड जो फैसला आएगा वो अच्छा आएगा, उसमें ज़रूरत नहीं है कि वो अच्छा ही हो। आइए अब इस फैसले के मूल्यों के हिसाब की तुलना की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए डियर फ्रेंड्स जो बहुत तेज़ी से निर्णय ले लेती है, फैसले ले लेती है। लेकिन फ्रेंड्स जब वो निर्णय तेज़ी से लेती है तो ऐसे फैसले भी हो सकते हैं जिसे लोग स्वीकार ना करें, अच्छे ही ना हो, क्योंकि उसने तो निर्णय ले लिया, एक के बारे में सोचा है। निर्णय ले लेने से कुछ नहीं होता है इसमें और लोकतांत्रिक सरकार में कोई एक निर्णय नहीं लेता है, उसमें डियर फ्रेंड्स पूरी शासन व्यवस्था होती है, व्यवस्थापिका होती है ना। तो जैसे कि अच्छे से सोच समझ के निर्णय लिए जाते हैं। और डियर फ्रेंड्स ऐसे फैसले में जब एक व्यक्ति लेता है लोकतांत्रिक सरकार में डियर फ्रेंड्स तो क्या होता है, ऐसे में दूसरे लोगों को फैसले में परेशानी भी हो सकती है। तुलना में कीजिए कि लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया पूरा करने में ज़्यादा समय लगता है। लोकतांत्रिक सरकार में डियर फ्रेंड्स इसीलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया के तहत क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है, इसलिए उसमें टाइम भी लग जाता है। लेकिन इतनी प्रक्रिया को माना जाता है, इसलिए इस बात से ज़्यादा संभावना है कि लोग इसके फैसले को मानेंगे। मतलब लोकतांत्रिक सरकार में ज़्यादा संभावना यही होती है कि इसके फैसले को लोग मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि डियर फ्रेंड्स इसमें निर्णय ही सोच समझ के लिए जाते हैं जो कि सभी के लिए सूटेबल हों, अच्छे हों। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसले लेने में जो वक्त लगता है वो फालतू का बिल्कुल नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि डियर फ्रेंड्स हमें निर्णय बार बार बदलने नहीं पड़ेंगे और जो निर्णय लिया जाएगा वो अच्छा होगा, सब किसी को परेशानीदायक नहीं होगा। और अलोकतांत्रिक सरकार में हो सकता है वो निर्णय दूसरों को परेशानी देने वाला भी हो। देखिए अब दूसरे पहलू पर नज़र डालते हैं कि लोकतांत्रिक इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होते हैं। लोकतंत्र में हमने क्या देखा था कि इसमें इसकी अच्छे से व्यवस्था होती है कि कोई भी कानून आएगा, कोई भी व्यवस्था होती है वो कायदे कानून के अनुसार होती है। ये नहीं कि कुछ भी होता रहे, कि कोई कुछ भी बोलता है, कोई एक निर्णय नहीं ले सकता है। तो कायदे कानून के अनुसार होती है, इसलिए वैध होती है। अगर आपको नागरिक चाहें डियर फ्रेंड्स कि हमें इसके फैसले लेने के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका पता लगाना है तो वो लगा सकते हैं। यह ना सिर्फ जानकारी का अधिकार है उनको, बल्कि उसके बारे में साधन भी उपलब्ध हैं, जिसे पारदर्शिता कहते हैं। मतलब वो यदि लोग कहें कि भैया हमें देखना है कि कायदे कानून से निर्णय लिया गया है कि नहीं लिया गया है,
तो डियर फ्रेंड्स, उसको ये सूचना का पूर्ण अधिकार है और साथ में उसको पारदर्शिता भी है। आप आसानी से पूरे फैसले जो लिए गए हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो पारदर्शिता कहते हैं इसको। अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में यह नहीं होता है, उनको ना ही सूचना का अधिकार, राजा ने ले लिया तो ले लिया, है ना, और साथ में हो सकता है राजतंत्र में ले लिया तो ले लिया, और इसमें कोई लिखावट वो नहीं है, सब लोग सोच समझ के तो लिए नहीं होते हैं। तो गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है सूचना का अधिकार। इसलिए जब हम लोकतांत्रिक के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सरकार का गठन कायदे कानून के अनुसार ही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह वैध शासन है और उत्तरदायी शासन होता है। तो हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स, उत्तरदायी जिम्मेवार होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम कैंडिडेट भेजते हैं और वो जिम्मेदारी उनकी होती है, तो उन्होंने हमसे वादे किए होते हैं, है ना, कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और फिर भी कोई गड़बड़ी आती है तो इनको जिम्मेदारी इन्हीं कैंडिडेटों की होती है। और वैध शासन होता है, यह नियम कानून जो भी बनते हैं, जो भी फैसले आते हैं, तो वे एक नियम कानून के तहत बनते हैं, पूरी प्रक्रिया के तहत बनते हैं, व्यवस्थापिका में कार्यपालिका और न्यायपालिका के थ्रू, है ना। तो इसलिए हम लोकतांत्रिक सरकार को तानाशाही सरकार से ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है, आप देखिए इस पर क्या है। सरकार डियर फ्रेंड्स आपके बारे में सरकार इतना जानती है, मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ से पूरा सरकार जानती है, कहाँ क्या कैसा सब कुछ की जानकारी रखती है, और सरकार के बारे में ओनली आप कुछ ही जानते हैं, है ना। मतलब जितनी आपको ज़रूरत थी कि हाँ सरकार में कौन बैठा है, कौन से हमारे लिए सही है, तो ज़्यादातर लोग इतना ही जान पाते हैं। और नियम जानकारी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, किसी भी पारदर्शिता फुल होती है, ठीक है। लेकिन सरकार पूरा रिकॉर्ड आपके बारे में रखती है कि कहाँ अल्पसंख्यक हैं, कहाँ किस चीज़ की कमी है, ये सभी ये लोग देखते रहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक सरकार में यह उम्मीद की जाती है कि जो भी सरकार आएगी वो लोकतांत्रिक सरकार के कायदे कानूनों को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह भी होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने की कार्यविधि भी विकसित कर लेती है लोकतांत्रिक सरकार। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, उनको जवाबदेह होती है, उसको वो उम्मीद करके आते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि नागरिकों की निर्णय में लेने में हिस्सेदारी बनाने और खुद को जवाबदेह बनाने की कार्यविधि विकसित कर लेती है। मतलब देखिए, इसमें डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात कही गई है कि नागरिकों ने खुद इसमें, जो जितने भी जनता है, नागरिकों ने इस पर हिस्सेदारी ली है, उसको एक इंसान को चुनकर के डियर फ्रेंड्स ऊपर तक इसको पहुंचाया है। तो जिम्मेदार कौन हुआ डियर फ्रेंड्स, और जवाबदेह कौन हुआ? जनता ही हुई। क्यों? क्योंकि हमने ही उसको पहुंचाया है ना ऊपर। तो यह इस प्रकार की कार्यविधि विकसित कर लेती है। अगर आप इन नतीजों के तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं पर व्यवहारों पर गौर करना होगा। यदि आप तौलना चाहते हैं कि क्या हमारे यहाँ उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, वैध शासन व्यवस्था है या नहीं है, तो हमें डियर फ्रेंड्स कुछ व्यवहारों पर देखना होगा, गौर करना होगा कि यहाँ पे क्या नियमित और निष्पक्ष रूप से चुनाव और प्रमुख नीतियों पर, नए कानूनों पर खुली चर्चा और सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में पूरी जानकारी नागरिकों को सूचना अधिकार है या नहीं। यदि है तो सही है कि यहाँ पे नियमित और निष्पक्ष, मतलब एक निश्चित टाइम के बाद और निष्पक्ष वोटिंग के आधार पर, और इसमें कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, और उनकी नीतियों की खुली चर्चा होती है या फिर छिपी है बात, सरकार के कामकाजों के बारे में सूचना का अधिकार प्राप्त है कि नहीं, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हम इस सब चीज़ों को देखें तो लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड मिला जुला ही रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली, खुली सार्वजनिक चर्चाओं के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने वाले मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई हैं। हमने यह देखा कि यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ज़्यादातर नियमित और निष्पक्ष चुनाव होता है और अन्य शासन व्यवस्था की अपेक्षा, ठीक है ना। पर ऐसे चुनाव कराने में जिससे सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में इनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स कि लोकतंत्र में नियमित और निष्पक्ष चुनाव तो होता है लोकतंत्र में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को मौका मिले, हर एक खुली बहस हो सरकार पर। इसका रिकॉर्ड यदि हम देखें तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं आया है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव तो होता है,
लेकिन इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं मिला है। नागरिकों के साथ सूचना साझा करने के में भी क्या नागरिकों को सब कुछ पता रहता है, तो इसका लोकतंत्र में इसका रिकॉर्ड खराब ही रहा है। डियर फ्रेंड्स, सबको पता नहीं चल पाता है कि क्या कैसी योजना कब कैसी आ रही हैं, और सूचना का अधिकार क्या हुआ कैसा हुआ पूर्ण रूप से अपन देखते हैं आम इंसान को कहाँ पता चलता है ना। पर इसकी तुलना पर यदि हम गैर लोकतांत्रिक शासन में बात करें कि हाँ, मानते हैं कि लोकतंत्र में इतनी ज़्यादा सूचना भी नहीं हो पाती है और उतना ज़्यादा सभी को अधिकार भी नहीं मिल पाता है, मतलब कि ऊपर जाने का अधिकार तो है पर जा नहीं पाते हैं। इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि सब लोग जाएं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसी की अपेक्षा हम गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करें तो इन क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहराया है। एक व्यापक धरातल पर लोकतंत्र की सरकारें तो तानाशाही व्यवस्था या अन्य शासन व्यवस्था में गैर लोकतांत्रिक में डियर फ्रेंड्स सूचना का सबको अधिक मतलब प्राप्त हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे तानाशाही है, सब अपने अपनी ओर खींचने को रहेंगे तो ये सब पता चल जाता है, ठीक है ना। यहाँ लोकतंत्र की अपेक्षा बेहतर ही ठहराता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाले हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। इन मामलों पर यदि हम देखें तो लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है, और गैर लोकतांत्रिक का तो फिर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से भी इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुराई से मुक्त नहीं है। इसके साथ ही यह ध्यान दें तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये ज़रूरी नहीं है कि ये तो नहीं है ना कि भ्रष्टाचार नहीं होता है। हम देखते हैं मुक्त नहीं है हमारी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बोले और क्या नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है लोग हमारे देश में, जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाती है। तो लेकिन अभी हम डियर फ्रेंड्स, अभी इससे अपोजिट गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या ऐसा होता है, मानते हैं हम यहाँ पे कि भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। क्या गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मुक्त है? तो डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे वहाँ भी तो नहीं है मुक्त, है ना। तो गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट नहीं हैं, यह लोगों की ज़रूरतों की संवेदनशील की बात है तो ये कहने का आधार नहीं है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है। वैध शासन व्यवस्था है, यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है और साथ में डियर फ्रेंड्स माना कि इसमें थोड़ी बहुत भ्रष्टाचार भी हो सकता है। यह लोगों की ज़रूरतों को कुछ समय तक अनदेखा भी कर सकती है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ये किसी और की व्यवस्था नहीं है, यह लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जो भेजे गए लोग कोई और नहीं है, हमने ही चुन के भेजे हैं। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन के भाव रहते हैं, क्योंकि इसमें खुद भेजा जाता है ना। साथ ही दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतंत्र के शासन के मुल्कों में तो है ही। लोकतंत्र के शासन की जहाँ पे लोकतंत्र है वह तो डियर फ्रेंड्स पसंद करते ही हैं ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे खुद का राज चलता है, मतलब खुद ने भेजा है जो किया है ना। और लोकतांत्रिक शासन में वाले मुल्कों पे तो इसकी प्रशंसा होती है, लोकतंत्र की तो होती ही है। उन देशों में भी लोकतांत्रिक सरकारें प्रशंसा होती है जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र में उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का ही एक परिणाम है। मतलब कि लोग अपने लिए इतना ये सब समर्थन सभी इतने सारे लोगों का पैदा होता है, ये किसका परिणाम है? ये लोकतंत्र का ही परिणाम है, जो कि अनदेखा नहीं किया जा सकता। सो डियर फ्रेंड्स, हमने क्या देखा लोकतंत्र के बारे में? उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था। तो हमने देखा लोकतंत्र में ये दोनों सभी खदेड़ उतारते हैं अन्य तानाशाही व्यवस्था की अपेक्षा, ठीक है ना। और डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान को छोड़ करके ज़्यादातर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता दी जाती है ना, कि लोकतंत्र ज़्यादा सही है। अपने देश के लिए लोकतंत्र को
बहुत कम उपयुक्त अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह हो पाता है, ठीक है ना, कि लोकतंत्र सही नहीं है। तो ज़्यादातर लोग इसको सही मानते हैं लोकतंत्र को। अन्य देश की शासन व्यवस्था किसके आधार पर देखा हमने? उत्तरदायी शासन व्यवस्था, वैध शासन व्यवस्था और जिम्मेवार शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो लोकतंत्र अन्य देशों के शासन व्यवस्था से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में डियर फ्रेंड्स हम देखें तो आर्थिक विकास में लोकतंत्र ज़्यादा अच्छा होता है क्या? समृद्धि ज़्यादा अच्छी आती है या फिर तानाशाही देशों में ज़्यादा अच्छा होता है? तानाशाही शासन ज़्यादा अच्छी होती है आर्थिक विकास के लिए। तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं, दोनों पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ कौन सी व्यवस्था आर्थिक विकास के लिए ज़्यादा सुटेबल है। तो अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अच्छी सरकार की डियर फ्रेंड्स यदि हम उम्मीद की जाती है तो उसके विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? तो डियर फ्रेंड्स हम विकास की यदि हम अच्छे सरकार की उम्मीद करते हैं तो हम ये जरूर देखेंगे कि क्या इसमें विकास होता है या नहीं। तो अगर हम देखें 1950 से लेकर के 2020 के बीच 1950 से 2000 के बीच लोकतांत्रिक शासन में तानाशाहियों कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। तानाशाहियों के यदि हम 1950 से 2000 तक की बात करें तो तानाशाही डियर फ्रेंड्स आर्थिक विकास के मामले में ज़्यादा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतंत्र शासन की असक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। मतलब लोकतंत्र में उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है तानाशाही की अपेक्षा। पर अकेले इसी कारण पर लोकतंत्र को खारिज तो नहीं किया जा सकता ना, कि नहीं लोकतंत्र अच्छा ही नहीं होता है। बाकी सब जनता की गरिमा का ध्यान रखना, जनता की अपने द्वारा ही शासन व्यवस्था लागू करना, ये और कहीं ना कहीं समानता का अधिकार मिलना, ये लोकतंत्र पर जरूरी है। इन सब उत्तरदायी वैध शासन की प्रक्रिया में हमने देखा लोकतंत्र जीता था, लेकिन इसमें डियर फ्रेंड्स उतना ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं पड़ता है आर्थिक व्यवस्था में, लेकिन थोड़ी बहुत जरूर पड़ता है। तानाशाही ज़्यादा मांगे है तो खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा कि आर्थिक विकास के कई कारण होते हैं, और दूसरा कारण इसका ये भी है डियर फ्रेंड्स, ये भी नहीं कह सकते हम कि लोकतंत्र के कारण ही और तानाशाही में ज़्यादा आर्थिक विकास होता है, लोकतंत्र में नहीं। तो क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स एक लोकतंत्र ही कारण नहीं है इसके पीछे विकास के लिए, इसके अलग अलग कारण भी होते हैं, और भी कारण होते हैं। उस देश की हो सकता है जनता ज़्यादा हो, है ना, देश की जनसंख्या का आकार, कितनी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर रह रही है, निवास कर रही है, मसलन देश की जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के साथ सहयोग, देशों का सहयोग, देशों द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है ये सब आर्थिक विकास, कि वहाँ पे जनसंख्या कितनी है, उनका जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति। मतलब डियर फ्रेंड्स 1900 जैसे 91 में या 92 में क्या हुआ है, हमारा भारत भी वैश्विकीकरण की ओर बढ़ रहा है, मतलब कि जुड़ गया है। वैश्वीकरण क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पे अपन किसी भी देश से सामान मंगवा सकते हैं और कहीं भी देश में अपन सामान बेच सकते हैं, ये होता है वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो हमारा भारत अभी 1992 में ही जुड़ा है। तो डियर फ्रेंड्स वहाँ की वैश्विक स्थिति, क्या वो वहाँ की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है या बंद अर्थव्यवस्था, ये सभी कारण भी वहाँ पे आर्थिक विकास के लिए डियर फ्रेंड्स डिपेंड करते हैं विकास के लिए, ठीक है ना। तो देशों द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देश और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच अंतर बिल्कुल कम है डियर फ्रेंड्स, ये हर जगह नहीं है। मतलब यदि हम देखें कि बड़े बड़े देशों में तो अंतर ज़्यादा है, तानाशाही में ज़्यादा विकास हुआ है और लोकतंत्र में कम। यदि छोटे छोटे देशों में देखें डियर फ्रेंड्स तो बहुत कम अंतर है, लगभग बराबर ही है, तानाशाही हो चाहे लोकतंत्र हो, ठीक है ना। तो यही बताया गया, अभी हम चार्ट में और दिखा देंगे। तो वहाँ पे नगण्य बहुत कम अंतर है, नाम मात्र का अंतर है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े हैं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में आर्थिक विकास की दर अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे हमें देखने को मिले थे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस कार्टून में देख सकते हैं आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा। देखिए 2000 और 2006 के बीच इन 6 सालों में कैसा रहा। तो डियर फ्रेंड्स जैसे ही देश का विकास हुआ, आर्थिक समृद्धि भी होती है, तो क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, धनी और ज़्यादा धनी होते गए जैसे ही देश का विकास हुआ, और गरीब और ज़्यादा गरीब होते गए।
और मिडिल तो बीच में ही रह गए, अटके रह गए, उनका कोई विकास ही नहीं हुआ। ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं, क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या लोकतंत्र में इसके खिलाफ या असमानता को कम किया जा सकता है, या फिर इन उम्मीदों पे कौन सी शासन व्यवस्था ज़्यादा सुटेबल है। तो डियर फ्रेंड्स, सबके बारे में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि, क्या लोकतंत्र में कौन कौन सी आर्थिक उपलब्धि पाई हैं, उम्मीदों में खरा उतरा है आर्थिक उपलब्धि में, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं, जैसा कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से होता है। इनके इर्द गिर्द होने वाली बहसों का साधारण तरीके से निपटाया जा सकता है, हम देखते हैं। फिर भी इन तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलने का हर्ज नहीं है। हम देखते हैं लोकतंत्र में आसानी से विविधता तो है, तो बहस तो होगी, है ना। कोई भी निर्णय लाते हैं तो कोई किसी के लिए सही होता है, तो कोई किसी के लिए सही होता है। तो क्योंकि डियर फ्रेंड्स, हो सकता है यदि हम कोई भाषा के लिए बारे में ले आए, तो सभी लोग एक भाषा नहीं, एक भाषी राष्ट्र नहीं है हमारा। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में, इतने बड़े विशाल क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत तो टकराव होना मुमकिन है, लेकिन इसको आसानी से निपटा दिया जाता है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, सभी के वहाँ पे ऊपर ही पक्ष विपक्ष हो जाता है, जनता तक ज़्यादा वो ना हो टकराव, इसलिए वो बहुत सोच समझ के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के द्वारा कोई भी कानून पारित हो पाता है। ठीक है ना। सब अपनी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र आर्थिक विकास और आर्थिक असमानता को रिश्ता है। आर्थिक विकास होता है जैसे जैसे, और आर्थिक असमानता का कैसा दिखता है, ऐसे कई चार्ट हमें नक्शे बताते हैं। क्या है, बहुत पुराने टाइम से भी कि आर्थिक विकास होता है तो क्या आर्थिक असमानता भी बढ़ती जाती है, इसका क्या रिश्ता है, या कम होती है। जैसे जैसे हम देखते हैं हमारे देश का विकास हुआ माना, तो यहाँ पे बड़े बड़े होते जाते हैं, गरीब गरीब हो जाते हैं। क्या इस असमानता को सबको बराबरी से लाभ हो पाता है कि नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स 3-4 चार्ट दिए हुए हैं, आगे चार्ट को देखे लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चार्ट नंबर 1 में देखते हैं विभिन्न देशों की आर्थिक विकास की दरें। 1950 से 2000 की बात करें तो यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन में और तानाशाही शासन में यदि हम इस रिकॉर्ड को चेक करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमने देखा कि 3.95 विकास की दर थी। लेकिन यदि देखें तानाशाही में, तो तानाशाही में 4.24 क्या थी, विकास की दर थी। तो क्या हम देखा था कि तानाशाही में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन डियर फ्रेंड्स बड़े देशों में, और गरीब देशों में देखें हम, तानाशाही वाले देशों में, तो वहाँ पे 4.34 ही था। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ 4.28 था, लगभग समथिंग था गरीब देशों में। और बड़े देशों में इसकी दरें ज़्यादा, डिफरेंस ज़्यादा देखा गया, जबकि गरीब देशों में बहुत ही कम लेवल पे डिफरेंस देखा गया। ये चार्ट नंबर 1 बताता है। और डियर फ्रेंड्स, हमने बताया कि हाँ, विकास की दरें थोड़ी बहुत तानाशाही में ज़्यादा हैं, लेकिन हमने ये भी देखा था कि तानाशाही में मानते हैं विकास की दर जरूरी नहीं है कि इसी के आधार पर है कि तानाशाही है लोकतंत्र की, वहाँ की जनसंख्या पर भी डिपेंड करती है कि वहाँ कितनी जनसंख्या है, उसका आकार क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में, आकार, वहाँ की स्थिति, आर्थिक स्थिति, और भी बहुत सी चीज़ें है ना, और वैश्विक स्थिति से क्या वो देश जुड़ा है नहीं जुड़ा है, ये भी तो उस पर डिपेंड करती है ना। इसके आधार पर नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र है वहाँ पर इसलिए वहाँ पे विकास कम हुआ है। और थोड़ी बहुत तो यहाँ पे पापा ने पता है कि हाँ ऐसा होता है, तानाशाही में जल्दी निर्णय ले लिए जाते हैं, सोच समझ के नहीं लिए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं सही हो। इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था गलत होता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, चुने गए देशों में असमानता। तो डियर फ्रेंड्स, असमानता में हमने एक कार्टून भी देखा था। क्या देखा था, क्या डियर फ्रेंड्स, सभी देशों में यदि किसी देश में आर्थिक विकास होता है तो क्या वहाँ के सभी लोगों का आर्थिक विकास हो जाता है?
या फिर हम देखते हैं तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, धनी और ज़्यादा धनी होता जाता है, गरीब हम देखते हैं वो और गरीब हो जाता है, उसका शोषण और ज़्यादा शुरू हो जाता है ना। कोई भी नियम डियर फ्रेंड्स क्या होता है, आता तो इन छोटे गरीब लोगों के लिए है ना, और लेकिन उसका भरपूर फायदा कौन उठाता है डियर फ्रेंड्स, ये लोग उठाते हैं, बड़े लोग उठाते हैं, ना कि ये गरीब, जबकि नियम बना है इनके नाम पर और काम इन पर हो रहा है ना। ये लोग अपना तरीका पहले निकाल लेते हैं, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी ये सब भी होते हैं, तो इसके कारण भी उनको पूरा फायदा नहीं मिल पाता है, और सूचना का अधिकार उनको कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सी नियम कौन सा कानून कब आया है, क्या है इसका मतलब। कुछ तो अशिक्षा भी हो जाता है, जागरूकता की कमी इसका कारण भी हो सकता है। देखिए चुने हुए आय की असमानता देखें डियर फ्रेंड्स, तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें यहाँ पे तो 64% 20% पर हम देखेंगे, देखिए 20% पर डियर फ्रेंड्स 64.8 आय में गुजारा करते हैं, और जबकि ये 20% 2.9 में गुजारा करते हैं। देखिए इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी आय में 64.8 में पूरे सीधे 20 लोग गुजारा करते हैं, और इन 20 लोगों के लिए 2.4 ही बच पाता है। ब्राज़ील में देखें तो यही डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है, 63.0, मतलब यदि हम रुपए के हिसाब से माने डियर फ्रेंड्स तो 63 इन 20 लोगों के लिए हो जाएगा, और इन 20 लोगों के लिए, बचे हुए लोगों के लिए 2.6 में गुजारा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यदि यहीं पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, सभी में डियर फ्रेंड्स ज़्यादा है, सभी विश्व भर में ये डिफरेंस आपको ज़्यादा मिलता है ना। असमानता को देखें तो डियर फ्रेंड्स यही बताया गया है हमें कितनी असमानता विश्व में ज़्यादा है, किसकी, राष्ट्रीय आय की। कुछ चंद लोगों के पास ही डियर फ्रेंड्स धन है, और बाकी लोगों के पास क्या है, बेरोजगारी, भूखमरी, कुछ लोग तो ऐशो आराम में जी रहे हैं, और कुछ लोग के लिए रोटी खाना मकान भी मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यही बताया गया है इन चार्टों में। देखिए चार्ट 1 में बताता है, हमने चार्ट दोनों देख लिए हैं, तीनों एक डायग्राम भी देखा था, जो कि अमीर को अमीर दिखाया गया था और गरीब को गरीब, है ना, इस प्रकार देखा था एक डायग्राम ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स चार्ट 1 में क्या बताया गया है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। तानाशाही डियर फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है आर्थिक विकास के मामले में, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन जब हम सिर्फ मुल्कों के रिकॉर्ड की बात की तुलना करें तो यह अंतर समाप्त होता रहता है। मतलब यदि हम गरीब देशों की बात करें, गरीब लोकतंत्र और तानाशाही के बारे में, तो यह अंतर बहुत कम बचता है, यह समाप्त हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ तानाशाही है वहाँ पे विकास होता है, और जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ विकास नहीं होता है, हम यह नहीं मान सकते हैं इसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ बताया गया है कि हाँ होता है, और भी कारण होते हैं, आपको हमने बता ही दिए हैं, और साथ में ये भी देखा हमने कि गरीब लोकतंत्र है और गरीब तानाशाही है, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बराबर ही समथिंग होता है। चार्ट 2 में हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स, चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है, और अफ्रीका जैसे ब्राज़ील, चार्ट 2 में हमने क्या देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी क्या है, जैसे ब्राज़ील में और हमारे भारत में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असमानता जरूर है, आर्थिक असमानता हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हमने देखा चार्ट में भी देखा कि आर्थिक 20% पर डियर फ्रेंड्स आधे पूरा एक प्रकार से यूज कर रहे हैं, और डियर फ्रेंड 20% लोग ऐसे हैं जो कि डियर फ्रेंड्स खाना कपड़े मकान के लिए भी तरसते हैं। तो चार्ट, हाँ, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में 20% आबादी के लोग कुल राष्ट्रीय आय का 60% हिस्से को कब्जा किए हुए हैं, जबकि इसके नीचे की फीसदी के राष्ट्रीय आय में 3% हिस्से पर ही जीवन का बसर कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, 3% पर भी, और 20% 20% आबादी 60% हिस्से पर कब्जा किए हुए है, और जबकि और बाकी 3% पर हिस्सा पर जीवन गुजारा कर रहे हैं। यह डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्कों में इस मामले में कहीं भी ज़्यादा बेहतर नहीं कहे पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम पे देख रहे हैं कि ओह मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, तो ये बोल रहे हैं कि तुम ही बचाइए, ना तो हमारे पास आवास है, ना स्वास्थ्य का सुविधा है, ना स्कूल है, और भूख है ना हमारे पास। ये कारनामा किसके हैं?
खान भ्रष्टाचार के, रिश्वतखोरी के ज़्यादातर इसके हैं। पहले से ही ये चला आ रहा है, अभी भी नहीं निपटाया गया है। जो अभी फैसले तो लाती है सरकार, लेकिन उस पर नज़र नहीं रखा जाता है, उसको पूर्ण रूप से निभाया ही नहीं जा रहा है, ना ही उस पर देख रेख की जाती है। मेन चीज़ किसकी कमी है? देख रेख की कमी हमें यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई देती है। देखिए, असमानता और गरीबी की कमी। देखिए, असमानता और गरीबी में कमी। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था असमानता और गरीबी में कमी ला पाई है? क्या इस उम्मीद पर खरी उतरी है या नहीं? यह तानाशाही व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे असमानता नहीं है गरीबी और अमीरी की। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं और चेक करते हैं इसके परिणाम पर, फिर बाद में देखेंगे क्या कौन सही है असमानता के लिए और गरीबी कम करने के लिए। तो आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। डियर फ्रेंड्स, सभी लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह उम्मीद रखते हैं कि वो आर्थिक असमानता मतलब गरीबी और अमीरी का फर्क, जो डिफरेंस ज़्यादा है, उसको कम करेगी, ये उम्मीद करते हैं लोग। लेकिन जब देश में आर्थिक विकास की तेज हो, तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को बराबर बराबर का लाभ मिले? माना कि डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में विकास हुआ, वहाँ पर अच्छी आय हुई, इस साल माना अच्छी तरह से सब कुछ हुआ और विकास ज़्यादा हुआ, तो क्या गरीब अमीर का इसका फ़ायदा गरीबों को मिल पाया कि नहीं? क्या बराबर वितरण हुआ कि नहीं हुआ? तो सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें, इस प्रकार हुई है। तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता को बढ़ाना साथ साथ होता गया है? क्या जैसे जैसे डियर फ्रेंड्स हमारी आर्थिक आय अच्छी होती जा रही है, राष्ट्रीय आय अच्छी हुई, तो क्या उसी प्रकार असमानता भी बढ़ती जाती है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों में वस्तुओं को न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? इन सभी के क्वेश्चन आंसर को अपन आगे देखते हैं। क्या जैसे क्या आर्थिक विकास हो रहा है, तो क्या सभी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आर्थिक असमानता में कमी आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। क्या है इसमें? राजनीति में समानता पर आधारित है, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को खड़े होने का अधिकार है, सभी को सत्ता चलाने का भी अधिकार है। तो राजनीतिक समानता तो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, समानता है, एक वोट का, सभी को एक वोट, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को एक ही वोट का अवसर प्राप्त है, तो बराबर हो, समानता का अधिकार है। व्यक्ति के राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा भी मिल जाता है राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को बढ़ाता हुआ पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आर्थिक असमानता इसमें भी कम नहीं हो पाती है, बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर के आय और संपत्ति में अनुपात से सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ चंद लोगों के पास ही बहुत ज़्यादा धन होता है और बाकी के पास, उनके लिए तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी होती है ना, बढ़ता गया है। समाज में भले ही राजनीतिक समानता है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं हो पाई है, वो तो असमानता बढ़ती ही जा रही है। हम ये देखते हैं, समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम धन साधन मिलते हैं, उनकी आमदनी गिरती गई। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो पाता है। कभी कभी हम देखते हैं इतनी ज़्यादा असमानता बढ़ती जाती है और लोकतंत्र भी इसमें कारगर सिद्ध नहीं हो पाया है। देखिए, वास्तविक, लेकिन दूसरे देश भी तो नहीं हो पाए हैं, तानाशाही कौन सा हो पाया है? तो इस पर हम इस पर रिजल्ट नहीं बना सकते ना कि लोकतंत्र का खराब है ना। तो देखिए, वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। अर्थशास्त्र कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में आपने भारत में गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे मतदाताओं में गरीबी की संख्या बढ़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबों के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती है जितना कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देश का हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में तो आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारती है और अनेक गरीब लोगों के पास खाद्य सामग्री के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर रहना पड़ता
पड़ता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या बताया गया है, हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे बहुमत की सरकारें बनती हैं। मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा, जिसको ज़्यादा वोट देगी तो उस जनता उसी की शासन बनेगी। तो हम देखते हैं गरीब डियर फ्रेंड्स, अमीर तो हमारे देश या फिर बहुत से देशों में अमीर लोगों की संख्या तो बहुत ही कम है ना, कुछ ही लोग हैं, लेकिन गरीब लोगों की संख्या डियर फ्रेंड्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद ही और हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट होता है वो किस पर निर्भर रहेगा, कम लोगों पर कि ज़्यादा लोगों पर। तो डियर फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल आंसर होगा कि ज़्यादा लोगों पर निर्भर रहेगा। यदि ये लोग इन लोगों का वोट मिले तो ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन यदि ये लोग वोट देना ना दें, इसको हराने की चाहें, तो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट हार भी जाता है। बहुमत की सरकार होती है लोकतंत्र में, लेकिन इसके बाद भी डियर फ्रेंड्स इनकी बातें मान्य नहीं हो पाती हैं। ये लोग उम्मीद तो करते हैं कि हमारा भला होगा, हम कैंडिडेट खड़ेंगे, शायद ये इंसान आएगा और डियर फ्रेंड्स हमारी स्थिति को सुधारेगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स अभी तक इन लोगों से जीत तो जाते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स जैसे ही जीत जाते हैं तो फिर अपना पेट इनका चालू हो जाता है और इनकी फिर सुनना मुश्किल भी हो जाता है, उतना ज़्यादा नहीं सुना जाता है, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से रिश्वतखोरी ही है और क्या। बाकी दिखावा जरूर करते हैं और कुछ कुछ नियम लाते भी हैं डियर फ्रेंड्स, तो खाने वाले ऊपर ये बैठे होते हैं। अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। कुछ शोषणकारी, बहुत सारी शोषण, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार ये तो बने ही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें हम मानते हैं डियर फ्रेंड्स, इसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को यदि बढ़ाया जाए, उसको संस्कार दिए जाएं कि नहीं भाई सब हम बराबर हैं और सबको बराबर है, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, सब पर दया भाव प्रेम सब कुछ रखें, तो डियर फ्रेंड्स ये असमानता दूर हो जाएगी, है ना। ये तो यही से हो सकती है, हमें शिक्षा व्यवस्था से, संस्कारों से, और साथ में ये भी बच्चों को अच्छी तरह से सिखाया जाना चाहिए कि डियर फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कभी आप दूसरों पर ये सोचकर काम करना चाहिए कि काश यदि हम इस गरीब लोगों के बीच होते, हम होते क्या जन्म पर तो हमारा अधिकार नहीं है ना, हम इस जन्म पे भी, इस पर भी तो जन्म ले सकते हैं लोगों के बीच में, तो फिर हमारी क्या दुर्दशा होती, खाने पीने को भी दो पड़े होते। तो डियर फ्रेंड्स ये सभी सोचना चाहिए सबको, और फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और ना ही हमें ज़्यादा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इसको ख़त्म किया जा सकता है, एकमात्र शिक्षा ही इसका उपाय है। तो डियर फ्रेंड्स इस कार्टून में देखिए क्या लिखा है कि लोग जीत तो जाते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स गरीब लोगों की आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है, कोई ऊपर तक नहीं ले जाता है, नहीं ले जा पाता है। इस कार्टून में यही बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार चलता है, 50% डियर फ्रेंड्स, ये देखिए आप हिस्सा आप देख रहे हैं, इतने से लोग अमीर हैं जिन पर डियर फ्रेंड्स पूंजी का 50% हिस्सा है। देखिए ये बना है 50% हिस्सा है, इतने से लोगों के पास 50 रुपये हों, और डियर फ्रेंड्स इतने ज़्यादा लोगों के पास केवल 50 रुपये हों, तो कितना, इनको तो 1-1 रुपये भी नहीं बैठेगा, और इनके लिए इतना सारा। तो डियर फ्रेंड्स एक क्या बिल्कुल भी नहीं बैठ पाता है, 2% ही बैठ पाता है, और इनके पास सीधे 50% बैठ पाता है एक इंसान के पास। तो सोचिए डियर फ्रेंड्स इतना ज़्यादा विश्व भर में सामाजिक असमानता है, जिसको लोकतंत्र ने भी खत्म करने में सक्षम नहीं हो पाई है। देखिए सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, क्या लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में, जो समाज में विविधताएं हैं उसमें सामंजस्य बैठा पाता है, तालमेल बैठा पाता है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है, या फिर लोग क्या मतलब शांति सद्भाव सामाजिक विविधता में सामंजस्य बिठा पाती है, वरना तो फिर लड़ाई होती रहेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा विविधता है ना। तो डियर फ्रेंड बिठा पाती है। तो लोकतांत्रिक देखते हैं अपन, लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि यह सामाजिक शांतिपूर्ण और अच्छा जीवन उपलब्ध कराएगी, जिसमें कोई लड़ाई झगड़े वगैरह ज़्यादा टकराव नहीं होंगे। तो हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अनेक तरह के सामाजिक विभाजन को संभालती है।
हमने पहले अध्याय में देखा था डियर फ्रेंड्स कि किस तरह बेल्जियम ने अपने विभिन्न जातियों के समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया था। वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जातियों थी, ठीक है ना, उनकी अलग अलग आकांक्षाएं थी, तो इसमें हमने देखा अलग अलग विविधताएं थी, तो उन्होंने सफलतापूर्वक किस प्रकार संभाल लिया था और इस व्यवस्था को, ठीक है ना, सबकी मांगें सुनी थी। एक ऐसी व्यवस्था लाना ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उम्मीद की जाती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपने अंदर प्रतिद्वंद्विता को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं कि जो प्रतिद्वंदी होंगे, जो विविधताएं होंगी, उसको संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। इन टकरावों को विस्फोट या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इसमें सोच समझ के फैसले लिए जाते हैं, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि बहुसंख्यक हैं तो यहाँ से वोट ज़्यादा मिलेंगे, मतलब इनकी बात मानी जाए और इनकी बात बिल्कुल काट दी जाए, भले इनको कोई प्रॉब्लम हो। यदि इनको प्रॉब्लम होने लगती है ना डियर फ्रेंड्स, भले ही ये लोग कम हैं, तो फिर क्या करते हैं, ये लोग हिंसा का रूप ले लेते हैं, फिर शांति पूरे की भंग हो जाती है, फिर चाहे आप ये वाले हों और चाहे आप हों और चाहे ये हों, है ना। तो डियर फ्रेंड्स ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए। तो लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा कुछ भी ज़्यादातर अंदेशा नहीं होता है, हिंसक रूप नहीं ले पाता है, कम होता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के रूप से नहीं खत्म कर सकता। सॉरी डियर फ्रेंड्स, कोई भी समाज हो डियर फ्रेंड्स, वह टकरावों को स्थायी रूप से खत्म तो पूर्ण रूप से कर नहीं सकता है, क्योंकि टकराव तो होंगे। अपन डियर फ्रेंड्स घर में 5 लोग होते हैं ना, मेरे घर में, तो डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सबके विचार थोड़ी बहुत अलग होते हैं, थोड़ी बहुत तो वो होता है, लेकिन उसमें सामंजस्य बिठाना पापा जी का काम होता है। इसी प्रकार इसमें लोकतांत्रिक सरकार का सभी लोग बात करके अच्छे से मिलजुल कर उस पर सामंजस्य बिठा लिया जाता है कि आखिर होना क्या चाहिए, जिससे दूसरे वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। यही देखा था बेल्जियम में। और तो डियर फ्रेंड्स, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना भी सीख सकते हैं इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। मतलब इससे हम ये भी सीख जाते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपका विचार भी कहीं ना कहीं सही होगा और मेरा भी कहीं ना कहीं। आपका विचार बिल्कुल गलत, ये नहीं कह सकते कि नहीं आपका विचार बिल्कुल गलत है या मेरा विचार बिल्कुल गलत है। तो हम इसमें से सामंजस्य बिठाना सीख लेते हैं। यदि हमारे घर में टकराव होते रहते हैं तो, और हम अकेले हैं तो बस यही सीखते हैं, नहीं हमारी बात सही है तो सही है ना। तो इनके बीच बातचीत सामंजस्य बिठाने का सही तरीका विकसित कर लेती है। इस काम के लिए लोकतंत्र डियर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डियर फ्रेंड्स। और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेद को आंखें फेर लेती है। मतलब हम देखते हैं गैर लोकतांत्रिक में वो ये नहीं देखती है कि ये किसके लिए खराब होगा, ये कम लोग हैं, इनको वो इग्नोर करेगी। और इग्नोर से डियर फ्रेंड्स बात बिल्कुल नहीं बनती है जब तक कि समस्या को हल ना निकाला जाए, उसको बैठ कर के हल ना ढूंढा जाए, है ना। तो ये लोग अनदेखा कर देते हैं बहुत सारी समस्याओं को, तो इससे यह दबाने की कोशिश करती है। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन, टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था एक सबसे बड़ा गुण है लोकतांत्रिक सरकार को, कि ये सब इस सामाजिक मतभेद को, टकराव को संभाल लेती है। देखिए इस प्रकार अपने श्रीलंका का फर्स्ट लेसन में आपने वो बेल्जियम का उदाहरण देखे थे ना, दो, कहाँ किस प्रकार बेल्जियम ने तो अच्छे से संभाल लिया था जातिगत मसले को और भाषाई को, जबकि श्रीलंका ने भाषाई के आधार पर बहुसंख्यकों की भाषा चुन ली थी। क्या किया था उन्होंने, जो बहुसंख्यक थे और अल्पसंख्यक थे, तो डियर फ्रेंड्स जितने भी बहुसंख्यक थे उनकी भाषा को इन्होंने मान लिया। अब ये दूसरे जो भाषी लोग थे, अब इनसे भाषा, इनकी कामकाज में इनको प्रॉब्लम होने लगी, है ना। अब कोई भी पेपर होता, कुछ भी होता, तो अब इनसे तो देते ही नहीं बनता है कम लोगों से, तो बस हिंसा का रूप शुरू हो गया, है ना। तो फिर इससे क्या हुआ, हिंसा ही आई, उसमें नहीं संभाल पाया दूसरों को। बहुसंख्यकों को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम होने लगे, इससे वो हिंसा का रूप ले लिया, फिर उनकी भी शांति भंग हो गई, भले वो बहुसंख्यक थे, है ना। जब लड़ाई होती है तो भले ही कोई कितना भी छोटा अपना दुश्मन हो डियर फ्रेंड्स, शांति तो हमारी भी भंग होगी, और हम कितने भी पावरफुल मैन हो, परेशानी तो आएगी ना। इसलिए लड़ाई ही सॉल्यूशन नहीं होता, फाइटिंग सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि डियर फ्रेंड्स यदि होता है तो सबकी भावनाओं का मान सम्मान करना और सबके विचारों को सुनना। वाकई में उसको प्रॉब्लम है क्या, तो उस कानून को बदलना भी जरूरी होता है। देखिए
इस परिणाम को हासिल करना के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वयं दो शर्तों को पूरा करना होता है उसको। यदि सामाजिक सामंजस्य बिठाती है तो यह गौर करना जरूरी है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कि सीधे सीधे अर्थ में बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये जरूरी नहीं है कि यहाँ बहुमत है तो उसी के अनुसार शासन किया जाए, और जो बहुमत मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात सुनी जाए, और ये यहाँ पे कम है, माना कि मुस्लिम लोग कम हैं और हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है कि हम मुस्लिम लोगों को इग्नोर करें और हिंदू लोगों को बढ़ावा दे दें, कोई राष्ट्रीय धर्म बना दें। इससे क्या होगा, इन मुस्लिमों को प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इनसे वोट लेके जीतते हैं तो इनको इग्नोर कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। तो लोकतंत्र का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि बहुमत से शासन करना। बहुमत से सदा ही अल्पमत पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके उसके साथ ही काम करने की ज़रूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। और बहुमत और अल्पमत की राय की स्थायी चीज़ नहीं होती है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि बहुमत है तो उसी के अनुसार शासन करें और अल्पमत है उस पर अनुसार शासन नहीं किया जा सकता है, तो यह स्थायी चीज़ नहीं होती है। इस पर ये देखा जाता है कि सभी मतों को ध्यान में रखा जाता है, सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, यह समझना भी जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषा या धार के बहुसंख्यक समूहों के शासन से नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले और चुनावों में अलग अलग लोगों का बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। बहुमत का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं धर्म जाति के अनुसार वो ज़्यादा जाति का है तो उसी के अनुसार शासन चले, या फिर उसका बहुमत का मतलब तो ये होता है कि सभी लोगों का, जो अलग अलग लोग हैं उन समूहों का बहुमत निर्माण कर लेते हैं वो लोग, कि मतलब कि जैसे अलग अलग समूह के लोग हैं तो इस समूह का इस समूह का इस समूह के मतलब अलग अलग इस हो सकता है हिंदू धर्म जाति या कुछ भी, तो इसका मतलब ये होता है कि सभी के जो बहुमत हैं, अलग अलग बहुमत हैं, उन सभी की राय को माना जाए, सुना जाए और समझा जाए, उनकी ज़रूरतों को देखा जाए। या बहुमत में हो सकते हैं वो बहुमत में हो या फिर हो सकते हैं। लोकतंत्र में सभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक वह प्रत्येक नागरिक किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा न बन जाए, ठीक है ना, का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा मानने से रोका जाता है तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह की समावेशित नहीं रह जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए कि आप इस जाति के हैं या इस जाति में जन्म लिए हैं तो आप इस वाले बहुमत में नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे जन्म के आधार पर बहुमत नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होता है, आप किसी भी बहुमत में किसी भी धर्म में जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है, तो बहुमत अपना बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम कम लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं तो फिर एक तो होता है संघर्ष भरा शासन और दूसरा होता है कम मत हो या ज़्यादा बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, सभी को मिलजुल कर शासन व्यवस्था चलाना। तो डियर फ्रेंड्स, आप ही बताइए ना कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी होगी, ये वाली कि ये वाली? तो आप भी बोलेंगे कि ये वाली शासन व्यवस्था बिल्कुल अच्छी होगी मैम। तो चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। तो हमें कैसा शासन, सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि ये पावरफुल है और ये पावरलेस है, ये ज़रूरी नहीं है, जबकि उसकी ज़रूरतों को देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। फ्रेंड्स, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी अन्य शासन व्यवस्था की प्रणाली से काफ़ी आगे है। मतलब हम देखते हैं लोकतंत्र में लोगों की ज़्यादा गरिमा की जाती है और उनकी आज़ादी, फुल आज़ादी भी होती है ना, अन्य शासन व्यवस्था की अपेक्षा। प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पे हम देखते हैं, अपने साथ के लोगों का सम्मान पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति डियर फ्रेंड्स अपने लोगों का सम्मान पाना चाहता ही है। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ में सम्मान का व्यवहार नहीं किया जाता है, उनके साथ छुआछूत मानी जाती है, उनको गरीब अमीर बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी पे टकराव स्टार्ट हो जाता है। सभी व्यक्ति अपने प्रति सम्मान चाहते हैं, ठीक है ना। और डियर फ्रेंड्स, इसी गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र एक आधार है, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि आप सरकार बनेंगे, आप शासन करेंगे हम पर, तो डियर फ्रेंड्स सिर्फ एक शर्त पर, हमारा सम्मान करेंगे और
अच्छे से हमारी नियम कानून ज़रूरतों को मानेंगे तो ही हम आपको वोट देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे आज़ादी तो फुल होती है कि नहीं होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, इसीलिए ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। देखिए, दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं यह चीज़ को अच्छे से मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकार और सम्मान नहीं करती। हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि वो लोग सम्मान करें, जैसे ही बन जाते हैं तो भूल भी जाते हैं। अपन ने तो ये देख लिया, जानते हैं, है ना, थोड़ी बहुत। पर फिर भी जो लंबे समय तक गुलामी में रहे हों जो देश, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि तभी सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ पे यदि हम स्त्रियों की देखें तो स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण ले लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर के माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र के लिए जरूरी है। शर्त है कि आज अगर कहीं भी यह हालत है तो उसका मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा सम्मान का व्यवहार हुआ है। यदि कहीं अभी बराबरी नहीं मिल पा रही है औरतों को, तो ये तो जरूरी पहले से ही उनको नहीं मिल पा रही है, अभी से नहीं। बहरहाल एक बात तो है कि एक बार जब सिद्धांत के रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप में अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। डियर फ्रेंड्स, सोचिए, जब डियर फ्रेंड्स कोई कानून भी नहीं था, अब तो डियर फ्रेंड्स एक कानून आ गया है संविधान में कि सभी समान, औरतों को भी समानता का अधिकार है। तब उन्होंने संघर्ष करना कितना कठिन था। तब तो उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था, क्यों दें सम्मान, तुम तो हो इसी लायक, लोग ये भी बोल देते थे, है ना। लेकिन अब तो डियर फ्रेंड्स एक नियम कानून आ गए हैं, अब संघर्ष करेंगे, अब संघर्ष करना आसान हो गया है पहले की अपेक्षा। अलोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यह बात संभव ना थी अलोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो अब सही है ना, ये सही है कि अब यदि कोई अन्याय हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और जब डियर फ्रेंड कोई सुनने ही वाला ना हो, चाहे आप रिपोर्ट करो या पुलिस जाओ या थाना जाओ, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता था। कितना कठिन रहा होगा उस समय इस संघर्ष को बनाए रखना और अपने लिए नियम कानून बनवाना। हम तो इसी नियम कानून बने हुए हैं, तब भी वो नहीं कर पाते हैं, है ना, तब भी व्यवहारिक रूप में अमल नहीं करवा पाते हैं। तो कितना कठिन रहा होगा उस समय, सोचिए। क्योंकि व्यक्ति आज़ादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप में मान थी उस समय, ना नैतिक रूप में लोग मानते थे कि इनको सम्मान दिया जाना चाहिए। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर भेदभाव के शिकार हुए जातियों के लोगों को समान दर्जे और समान अवसर के दावे पर बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। इनके पक्ष पर कानूनी और नैतिक बल नहीं होता है, हमें देखते हैं। संभवतः मतलब कि कहीं कहीं थोड़ी बहुत हमें दिखाई दे जाते हैं, जिसके बारे में अपन रिपोर्ट पे अपन कुछ भी आगे नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत एहसास अभी भी हो जाता है। इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक सरकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं, है ना। लोकतांत्रिक सरकार में तो काफ़ी वो सही है। अलोकतांत्रिक सरकार में सोचिए, जहाँ पर नियम ही नहीं है, कानून ही नहीं है, तानाशाही शासन चल रहा है, वहाँ क्या होगा। तो इसके सामंजस्य के हिसाब से हमें तो यही सही लगता है। देखिए, लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीद किसी भी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है ना। तो लोकतंत्र की एक खासियत यह है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। यदि हम देखें कि हम इसकी लोकतंत्र की कभी जांच परख परीक्षा कभी खत्म होती ही नहीं है। क्यों डियर फ्रेंड्स, इसका कारण ये है, एक हम उम्मीद पूरी हुई दूसरी पे लगा लेते हैं, उम्मीद बढ़ती जाती है। इससे डियर फ्रेंड्स अच्छा भी है, लोकतंत्र और निखरता है ना, और कमियां उसकी निकलती हैं। यदि हम उम्मीद लगाते हैं, उम्मीद के साथ साथ बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स एक जांच का खरा उतरे तो अगली जांच इसकी स्टार्ट हो जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र में थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वो और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम करना चाहते हैं।
ठीक है ना। यही कारण है कि जब हम लोकतंत्र के कामकाजों के बारे में लोगों से पूछते हैं तो वो हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं की पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों के बने रहना भी लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से सफलता की ही गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत तो हैं, अपने अधिकारों के प्रति जानते हैं, तब तो बोलते हैं, वरना कैसे बोलते हैं, है ना। और क्या सचेत तो हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों को कामकाज की आलोचना मूल्यांकन करने तो लगे हैं, वरना कोई कुछ भी करता जाए, यदि हमें पता ही ना चले कि वो गलत कर रहा है तो फिर क्या मतलब। यदि हम मूल्यांकन ही ना करें तो फिर क्या सफलता मिलेगी हमें? क्या हमारा निखरा हुआ अच्छा लोकतंत्र सामने आ पाएगा? नहीं। इसलिए आवाज़ उठाना भी जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र के कामकाज के लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता है। यदि वो असंतोष बताते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हो सकता है और अच्छी व्यवस्था लेके जरूर आएंगे, है ना, अच्छी व्यवस्था बताएंगे। तो प्रजा को नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट का असर पड़ता है और उनके अपने हितों पर भी प्रभावित होते हैं। आज लोग ये तो मानते हैं कि यदि हम इनको वोट नहीं देंगे, इनकी चाल ढाल पर ये लोग किसका वोट का असर पड़ता है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स वो इसका दावा भी करते हैं, यदि आप अच्छा काम नहीं किए तो नेक्स्ट बार आपका नंबर खत्म, वोट ना मिलेगी आपको, है ना। तो ये तो प्रभाव मानने लगे हैं लोग, जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ वो बने हुए हैं, क्या इसको भी देख लेते हैं, कार्टून वगैरह से क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक राजनेता है, वो क्या बोल रहा है, रोजा पार्कस है, उनसे बोल रहा है, बहन जी यह मेरी सीट है। रोजा पार्कस कौन थी डियर फ्रेंड्स? यदि बात करें तो यह थी अफ्रीका और अमेरिका की अफ्रीका और अमेरिका की अधिकार कार्यकर्ता थी, अधिकारों की, नैतिक अधिकारों की। लोग मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है। कहाँ कितने मानते हैं ये और देख लेते हैं। तो दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पे इतने जागरूक लोग हैं कि 65% लोग मानते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो 66, और भारत की बात करें तो 67 लोग और जागरूक हैं और जो जानते हैं कि वोट का असर हमारे कार्यकर्ताओं पर, ये राजनीति पर, जो सरकार पर पड़ता है। ठीक है ना, इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो डियर फ्रेंड्स, हमने क्या देखा अभी लोकतंत्र के बारे में कि किस प्रकार लोकतंत्र डियर फ्रेंड्स क्या परिणाम निकल के आए। विभिन्न टॉपिक पे बात की, जैसे आर्थिक विकास है, असमानता देखा हमने, उत्तरदायी वैध प्रशासन के बारे में देखा, कौन शासन सही रहा, अपन ने इसके बारे में बात की। चलिए क्विक रिवीजन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे तथ्य दिए हुए थे जिसके आधार पर हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी होती है। तो इन्हीं टॉपिक पर हमने बात की कि नागरिकों में असमानता को बढ़ावा, ज़्यादा समानता को बढ़ावा दिया जाता है लोकतंत्र पे। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस प्रकार अलग अलग लोगों की मांगे हैं जो कि आती हैं और यहाँ पे एक इंसान मतलब कि सर्वोच्च स्तर पर बैठा होता है। इसका ध्यान रखना सबके मांगों को समन्वय बिठाना इसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना। इसके बाद इसी प्रकार लोग इससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स कि कौन सी शासन व्यवस्था में उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन व्यवस्था हो पाती है। तो हमने क्या देखा, इसमें भी लोकतंत्र ही जीतता है ना। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, जिम्मेवार, वैध शासन व्यवस्था लोकतंत्र में ज़्यादा सुटेबल होता है, ना कि तानाशाह में। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ज़्यादा सही देगा। इसके बाद हमने देखा, इसके बाद देख रहे हैं अपन आर्थिक समृद्धि के बारे में देखा डियर फ्रेंड्स। तो आर्थिक समृद्धि तानाशाही में ज़्यादातर देखने को मिलती है, लेकिन इसके कारण हमने देखा कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ही आर्थिक विकास रुका हुआ हो, उसके और भी कारण होते हैं। लेकिन अपन देखें तो थोड़ी बहुत तानाशाही व्यवस्थाओं में ज़्यादा समृद्धि देखने को मिली थी और ज़्यादातर अमीर देशों में, और जो गरीब देश थे वहाँ पर तो इक्वालिटी ही थी। थोड़ी बहुत चेंजेस हमें देखने को मिली आर्थिक रूप। और फिर ये देखा हमने कि लोकतंत्र में किस प्रकार आर्थिक उपलब्धि के रिकॉर्ड देखे। तो डियर फ्रेंड्स, लोकतंत्र में क्या देखा कि तानाशाही में और लोग पहला 3 चार्ट देखे थे हमने। ठीक है ना। पहला हमने क्या देखा था कि लोकतंत्र में और तानाशाही में जो अमीर देश हैं तो उनमें डियर फ्रेंड्स तानाशाही में ज़्यादा विकास की दरें थी और लोकतंत्र में कम थी। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने दूसरा चार्ट देखा था
हाँ, इसके बाद इसी चार्ट में हमने एक बात और देखी थी, जो गरीब लोकतंत्र है और गरीब तानाशाही है, तो इसमें एक दूसरे में अंतर बहुत ही कम या फिर नाम मात्र का था। ठीक है ना। दूसरा चार्ट हमने क्या देखा था कि असमानता के बारे में देखा। क्या देखा कि हम अधिकतर सभी देशों में असमानता, आर्थिक असमानता ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो लोकतंत्र हो या फिर कोई भी। देखिए, जैसा हमने देखा डियर फ्रेंड्स कि 60% भाग पर 20 लोगों का अधिकार था, 20% लोगों का अधिकार था, जबकि 60% पर, ठीक है, और 20% लोगों का सिर्फ दो हिस्सा पर अधिकार था। इस प्रकार आप चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे 20% ऊपर और 20% वाले में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 अफ्रीका में देखें, दक्षिण अफ्रीका में, तो 60% हिस्सेदारी धन पर किसका अधिकार है? 20 लोगों का। और डियर फ्रेंड्स 2% जो बचा हुआ है वो 20 लोगों का। कैसे गुजारा चलता होगा इनका 2% में? और ये आराम से 20 लोग 60 रुपये में खर्चा चला रहे हैं और ये 2 रुपये में कैसे चलता होगा, आप ही सोचिए। हम नीचे लेवल 2 रुपये बोल दिया है, परसेंट है वहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद हमने देखा था एक चार्ट और देखा था, कार्टून देखा था कि अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है, मिडिल बीच में ही रह जाता है, अटका रह जाता है। चाहे डियर फ्रेंड्स आर्थिक समृद्धि भले पूरे देश की, माना कि हमारे देश में इस साल अच्छी आर्थिक समृद्धि हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश की जनता की आर्थिक समृद्धि आय बढ़ गई हो। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे आर्थिक समृद्धि तो हुई तो गरीब ही रह गए, उनका शोषण वैसे होता रहता है और अमीर बढ़ते गए, अमीरों की आय बढ़ जाती है। ये भी देखा। असमानता और गरीबी में कमी। क्या लोकतंत्र डियर फ्रेंड्स असमानता और गरीबी में की उम्मीद को कम कर पाया है? जो लोग उम्मीद करते हैं इससे, किससे? लोकतंत्र से उम्मीद करते हैं कि नहीं। कहाँ पे डियर फ्रेंड्स असमानता और गरीबी व कमी कौन सा शासन व्यवस्था लाती है? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कि कोई भी शासन व्यवस्था ज़्यादातर कमी नहीं ला पाती है, भले ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी हमने देखा कि इसकी गरीबों के लोगों से, वोटों से तो लोग जीत जाते हैं क्योंकि गरीब ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को ऊपर तक नहीं पहुँचाया जाता है। लोकतंत्र में इसमें सफल नहीं हो पाया है, आप देख सकते हैं इसमें। आई होप, और जहाँ पे हमने देखा 10 का 50% धन का कुछ लोगों का पर अधिकार है और पूरे धन पर डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का अधिकार। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतने से डियर फ्रेंड्स होते हैं अमीर लोग जिनका डियर फ्रेंड्स ये 50% अधिकार रखते हैं धन का, और जबकि इतने बड़े क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं और इनके पास सिर्फ 50%, तो 2 रुपये बैठेगा इनके लिए, तो 2% ही बैठेगा। सामाजिक विविधताओं में देखा डियर फ्रेंड्स, तो सामाजिक विविधता में कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी होती है? तो हमने देखा इसका क्या परिणाम निकल के आया। तो डियर फ्रेंड्स ये निकल के आया कि सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य बिठाने का काम है जो लोकतंत्र ज़्यादा अच्छे से कर सकती है तानाशाही की अपेक्षा, शासन व्यवस्था की अपेक्षा। संघर्ष के बारे में देखा कि हमें किस प्रकार डियर फ्रेंड्स अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की बात करें तो संघर्ष से ज़्यादा अच्छा है सबकी ज़रूरतों को सुना जाए, माना जाए, लोकतंत्र में ज़्यादा सुना जाता है। बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक पर ध्यान न देते हुए लोगों की ज़रूरतों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और मिलजुल कर शासन की व्यवस्था चलाई जाती है। इसके बाद लोगों की गरिमा और आज़ादी का फुल ध्यान रखा जाता है कि कहीं उनका अपमान तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी से असंतुष्ट रहते हैं जब उनको ज़्यादा अमीरी, गरीबी और जातिगत भेदभाव किए जाते हैं। उनको विभिन्न भेदभाव तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचता है। जातिगत भेदभाव उन पर एक प्रकार से स्त्री और पुरुषों का समाज में वर्चस्व, तो इस पर इन गरिमा को भी कम मतलब आज़ादी उनको फुल दी जाती है, इसको ठेस नहीं पहुंचाई जाती है लोकतांत्रिक सरकार में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा ये लेसन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।